गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी जो हमारा क्लास को सुन रहा हो, देख रहा हो, उनके लिए हमने बोला। ठीक है, चलिए आप सब अपने अपने घर में सेफ हो, ठीक है, और स्टे होम स्टे सेफ का नारा भी लगा रहे हो। स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, नारा लगाओ और इसे इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास करो। ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर, हम क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं, घर में रहेंगे। तो चलो इसीलिए आपके लिए ही, खासकर आप ही के लिए हम ये सारा क्लास जो है ऑनलाइन में दे रहे हैं। ठीक है? हाँ जी सर। चलिए, हम डेप्रिसिएशन से जुड़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट, हमने सारा कॉन्सेप्ट तो नहीं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे। उसमें से एक था आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन था। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का बात पढ़े थे हम लोग। एक मतलब पूरा का पूरा सेक्शन 32 में जो है ये हम पढ़े थे। और भी कुछ बातें हैं आपको समझनी है और मुझे समझानी है। इस सेक्शन 32 में हम सिर्फ पढ़े हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है और एडिशनल डेप्रिसिएशन का बात हम पढ़े थे। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो किताब में दिए हुए हैं। ठीक है? हाँ सर। चलो लो, ये रहा सवाल आपके सामने। ठीक, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स ए प्रोप्राइटर engaged in manufacturing business furnishes the following particulars। कौन सा बिजनेस बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब यहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है। बट एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट सबको याद आना चाहिए कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है कहाँ पे लगता है। आप जानते हो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बिजनेस जो होते हैं, कुछ भी, कोई आर्टिकल, कोई भी थिंग, वहाँ पे ऐसा पढ़े थे हम लोग। और उसका डेप्रिसिएशन का जो रेट है 20% है। ठीक है? अच्छा सर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहां देख लेना कहाँ पे है ये बिजनेस, कुछ आगे पढ़ते हैं, पता चलेगा। ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल में रिटन डाउन वैल्यू दिया, मतलब ये एसेट जो पहले से यूज हो रहा था इसका रिटन डाउन वैल्यू दिया। इसका मतलब इस पर कोई हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज होने का कॉन्सेप्ट आता नहीं है, बिकॉज हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा फर्स्ट ईयर में अगर वहां पे 180 दिन से कम यूज हुआ होगा। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हमेशा फुल ही होगा। उसके बाद सर ये प्लांट एंड मशीनरी है और मैन्युफैक्चरिंग पर्पज भी है बिजनेस का। ये जो रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है सर, इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मैंने बोला नहीं बच्चे, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी न्यू एसेट के ऊपर चार्ज होता है, वो भी एक बार। लेकिन हाँ, अगर 180 दिन से कम यूज हुआ होगा तो हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और बाकी जो हाफ है फिर सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर में, मतलब नेक्स्ट ईयर में, सब्सिक्वेंट ईयर में चार्ज होगा। ये सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो है आधा रहेगा या और आधा जो है नेक्स्ट ईयर में चार्ज होगा। लेकिन ये बात नॉर्मल डेप्रिसिएशन में नहीं है। लॉजिक क्या है? क्योंकि नॉर्मल डेप्रिसिएशन में अगर हाफ चार्ज हुआ है फिर नेक्स्ट ईयर फुल चार्ज होगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज होता है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन एक बार चार्ज होता है, वो भी न्यू एसेट के ऊपर। अगर आधा चार्ज हुआ है तो फिर नेक्स्ट ईयर में फिर बाकी आधा चार्ज होगा। देखिए आगे चलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो भी फुल। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज, मैं बोला था याद रखेंगे, ये पुट टू यूज जो है याद रखेंगे। पुट टू यूज जब से होगा वहां से जो है क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। वहां से आपका काउंट शुरू होगा। 180 डेज से कम है या 180 डेज और मोर है उस, ठीक है? तो ये 20 लाख। अब देखो ये क्या है, न्यू प्लांट है। तो न्यू प्लांट है तो कब हुआ है? 8/6/2019, मतलब 8 जून है। जून है तो इसका मतलब ये 180 दिन
से ज्यादा यूज हुआ है ये एसेट, इसका मतलब ये फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और यहाँ भी एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी है और मैन्युफैक्चरिंग पर्पज है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर लिया। और यहाँ पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फुल और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा फुल। उसके बाद फिर न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर एंड पुट टू यूज बच्चे 15 दिसंबर, तो ये 180 दिन से कम यूज हुआ है, तो कितने 8 लाख। तो इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा हाफ और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ चार्ज होगा। कंप्यूटर एक्वायर एंड इंस्टॉल इन द ऑफिस प्रेमाइसेस ऑन 2 जनवरी 2020 3 लाख। बच्चे ये कंप्यूटर जो एक्वायर हुआ है ये ऑफिस प्रेमाइसेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए नहीं। तो ये तो प्लांट एंड मशीनरी में आता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए नहीं है, पर्पज मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदे हो पर्पज क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए खरीदा गया, तो इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा और नॉर्मल डेप्रिसिएशन वो भी हाफ चार्ज होगा, इसलिए कि 180 दिन से कम यूज हुआ है। ठीक है, तो अब देखो इसके ऊपर 15% ये प्लांट एंड मशीनरी अच्छा दिया, पहले देख लो डेप्रिसिएशन का रेट दिया है या नहीं, क्या दिया है देख लो। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट for the assessment year 2020-21. Assume that all the assets were purchased by way of account pay check. सर ये क्यों दिया अकाउंट पे चेक? बच्चे अगर कोई एसेट खरीदता है, अगर कोई एसेट खरीदा जाता है और पेमेंट जो होता है खरीदने के लिए 10,000 से ज्यादा अगर कैश में दिया गया, वो पूरा का पूरा कॉस्ट में नहीं लिया जाएगा, उसे कॉस्ट ही नहीं माना जाएगा। अगर आप खरीद रहे हो 10,000 से ज्यादा का एसेट है तो आपको अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी ऑथर इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही ट्रांसफर करना है, पैसा देना है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो चलो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर भी आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बता तो दिया, दिखा देता हूँ किताब में ही। हाँ आंसर जो है दिया हुआ है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहा आंसर। चलिए देखो पहले क्या किया, अच्छा यहाँ पे कोई रेट नहीं दिया हुआ था, इसलिए क्या होगा 15% रेट किसके ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। और मैंने आपको बताया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर है तो 40%, और इसका हाफ हाफ कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा। और जहाँ पे एडिशनल डिप्रिसिएशन है उसका अलग से रेट लगता है, वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, वो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग पर्पज होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए एसेट खरीदा होगा तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 20% अलग से, अगर हाफ यूज हुआ है तो 10%। अब देखिए नॉर्मल डिप्रिसिएशन कितना, ये जो देखिए ये ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू, इसके ऊपर फुल चार्ज होगा डिप्रिसिएशन 30 लाख के ऊपर फुल, और जो ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू था इसके ऊपर फुल हमेशा चार्ज होता है। और न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज हुआ और पुट टू यूज यहाँ से 8 जून 2019 है, जो 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है, तो ये दोनों को पहले मिला दिया गया 30 और 20, ये दोनों के ऊपर फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो इसलिए 50 लाख के ऊपर क्या किया गया 15% चार्ज किया गया, जो आता है 7,50,000। ठीक है, और जो 50 लाख कहाँ से आया इसके लिए वर्किंग नोट में दिया हुआ है। ठीक है, तो वही बात बोला जैसे कि 30 और 20 ये जो ऐड कर दिया गया वही बात। ठीक है, हाँ सर। अब सुनिए नेक्स्ट, उसके बाद जो रहा न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर एंड पुट टू यूज, कितना 15 दिसंबर है, ये 180 दिन से कम यूज हुआ, 8 लाख के ऊपर 50% डिप्रिसिएशन चार्ज, 50% और 15% ऑन 8 लाख, जबकि 180 दिन से कम यूज हुआ, इसलिए 7.5%, 8 लाख के ऊपर कितना 60,000, 60,000। ठीक, हाँ सर। उसके बाद फिर कंप्यूटर वाला जो है ये 3 लाख का, ये 180 दिन से कम यूज हुआ है, तो जबकि इसका नॉर्मल रेट होता है कितना 40%, अब हाफ चार्ज होगा क्योंकि 180 दिन से कम यूज हुआ है, तो इसलिए कितना 20% चार्ज हुआ 3 लाख के ऊपर, कितना हुआ 60,000। ये 2 कॉलम कर दिया अलग अलग ब्लॉक के लिए, मतलब अलग अलग एसेट के लिए, प्लांट एंड मशीनरी और यहाँ पे कंप्यूटर है, तो 2 अलग अलग कर दिया, कंप्यूटर का इधर और प्लांट एंड मशीनरी का इधर, इस कॉलम में लिखा है। अब बच्चे आते हैं, ये नॉर्मल डिप्रिसिएशन का बात खत्म, अब आते हैं एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन कहाँ कहाँ पे लगेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी देख लो, ये है और ये एक है, 2 नंबर और 3 नंबर में जो दिया है वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी है। ये तो कंप्यूटर हमें मना किया था, ये ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए खरीदा है, और ये रिटन डाउन वैल्यू है, इसके ऊपर कभी एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो अब ये दोनों के ऊपर चार्ज होगा, लेकिन
ये 20 लाख जो है इसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और ये जो 8 लाख है इसके ऊपर हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है चार्ज होगा। देखते हैं 20% जो है 20% 20 लाख के ऊपर, जबकि फुल चार्ज हो रहा है यहाँ पे 20 लाख से दिया हुआ था, और बाकी जो 8 लाख है उसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने। एंड पुट टू यूज जो है मोर देन 180 डेज उसका वाला था, अब ये जो है पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, इसलिए 10% 8 लाख के ऊपर। ठीक है, 80,000। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हुआ एडिशनल डिप्रिसिएशन एक 80,000, और एक हुआ कितना बच्चों, और एक हुआ 20 लाख के ऊपर 20%, ये हुआ 4 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी का टोटल डिप्रिसिएशन जो होगा वो कितना होगा आपका, तो ये रहा आपका टोटल डिप्रिसिएशन 12,90,000। टोटल डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो है 12,90,000 है, और कंप्यूटर्स के लिए सिर्फ नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो था वो है कितना 60,000। टोटल डिप्रिसिएशन सवाल में पूछा था, तो 12,90,000 प्लस 60,000 जो होता है कितना होता है 13,50,000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिप्रिसिएशन। सर मैंने बोला जी सर, ये जो यहाँ पर आप बोले कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो एक्वायर हुआ है एंड पुट टू यूज है 15 दिसंबर, मतलब 180 दिन से कम यूज हुआ है, 8 लाख का जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर सर एडिशनल डिप्रिसिएशन हाफ चार्ज हुआ है। मैंने बोला हाँ सर, बाकी हाफ जो है हमें नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जो आएगा 21-22, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 20-21, उसका असेसमेंट ईयर होता है 21, 21, 22, वहाँ पर जो आएगा सर वहाँ पे हम फिर से ये 8 लाख के ऊपर जो होता है एडिशनल डिप्रिसिएशन जो आधा रह गया, हमने यहाँ पे चार्ज किया हाफ जो 80,000 अभी हमने देखा, और बाकी 80,000 जो है हम नेक्स्ट ईयर चार्ज कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने बोला हाँ बच्चे, लेकिन सर ये जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन आप हाफ चार्ज किए हैं, नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो हाफ चार्ज किया गया है वो है 7.5% उसी 8 लाख के ऊपर, जबकि 15% नॉर्मल डिप्रिसिएशन होता है और हाफ चार्ज किया 7.5%। तो ये नॉर्मल डिप्रिसिएशन का जो रह गया और आधा ये नेक्स्ट ईयर में चार्ज नहीं किया जाएगा। नहीं बच्चे, मैंने बोला नहीं किया जाएगा। तो सर होगा क्या फिर, नेक्स्ट ईयर में इसका जो रिटन डाउन वैल्यू रह जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जो 8 लाख माइनस 60,000 कितना रह जाएगा 7,40,000, 7,40,000। 7,40,000 के ऊपर 15% जो है 15% पूरा चार्ज होगा, वहाँ पे बाकी रिमेनिंग हाफ चार्ज नहीं होगा। सर जो एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है जो 2 एसेट के ऊपर, क्या नेक्स्ट ईयर एडिशनल डिप्रिसिएशन फिर चार्ज किया जाएगा? मैंने बोला बच्चे नहीं, जो सिर्फ आधा चार्ज किया गया वही चार्ज किया जाएगा, बाकी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, एडिशनल डिप्रिसिएशन एक बार चार्ज होता है, बार बार नहीं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। बच्चे जैसे कि वर्किंग नोट वहाँ पे बोला था, इस तरह से वर्किंग नोट होता है, वर्किंग नोट होता है। ठीक है, ये रहा वर्किंग नोट। यहाँ पे वर्किंग नोट 1 और 2 है, इसलिए है यहाँ पे क्या किया गया, रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट, मतलब रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। जैसे कि मतलब क्या, तो रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन, ये टोटल एसेट को टोटलिंग किया गया है। एसेट का वैल्यू कितना था, ये 30, 20 लाख और 8 लाख किसका है, प्लांट एंड मशीनरी का। ये टोटल किया गया 58 लाख डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले, डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले, और ये कंप्यूटर का है 3 लाख। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या किया, कंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड इन द रिटन डाउन वैल्यू, ये बोला, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, हाँ बस सिर्फ आपको जो नोट देना है वो यहीं पे ही नोट बच्चों वर्किंग नोट्स के लिए एक बात सुनिए, मार्क्स रहता है बट इसको ना आपको डिटेल में लिखना है। जैसे यहाँ लिखे हो ना, ये चीज़ को आपको वर्किंग, इसी चीज़ को जो ब्रैकेट में लिखा गया है ना, ये चीज़ को वर्किंग नोट में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जितना सारा बात मैंने आपको समझाया यहाँ पे सब एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे नोट्स देकर एक्सप्लेन सब किया गया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ नोट्स देकर जितना सारा बात आपको बोला मैंने, यहाँ पर नोट्स देकर सारा चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, हाँ सर देख लो,
ये सारा चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, जितना सारा बात मैंने बोला। उस तरह आप भी क्या करना, आप अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। एडिशनल डिप्रिसिएशन अभी चार्ज हुआ, बाकी आधा चार्ज होगा बाद में, मतलब नेक्स्ट ईयर में, बाकी हाफ कहाँ पे चार्ज हुआ, क्यों चार्ज हुआ, फुल चार्ज हुआ, क्यों चार्ज हुआ, ये सब जो है एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ये था डिप्रिसिएशन की कहानी जो मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट सांग की ज़बानी, ठीक है, हमारी ज़बान से आप सुन रहे थे। चलो ठीक है, हाँ सर। और नेक्स्ट चलते हैं और कुछ सवाल पर। ये सवाल पे आते हैं हम लोग, सवाल नंबर 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, यहाँ पर ये मैं बात बता देता हूँ। ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, वो एक कंपनी में कन्वर्ट होता होगा, या नहीं तो एक या नहीं तो क्या होता होगा, मतलब और क्या हो सकता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को ट्रांसफर होती होगी। वे सवाल पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा सवाल किस टाइप का है। तो नॉर्मली इस टाइप का सवाल में अगर सोलो प्रोप्राइटरशिप है कि कंपनी को कन्वर्ट हो रही है, या नहीं तो एक बिजनेस है दूसरा बिजनेस को मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब अगर पर्सन अलग अलग, जैसे कि हम पर्सन का जो पर्सन को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स में 7% आप जानते हो, जैसे कि इंडिविजुअल है, HUF है और फार्म है, बाकी ऐसे 7% हैं। मतलब कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा था वो फार्म में कन्वर्ट कर रहा है, या नहीं तो फार्म बिजनेस कर रहे थे कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं, या नहीं तो इंडिविजुअल से कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस केस पे क्या करना है, ठीक है। इस केस पे क्या होता है, मान लीजिए एक इंडिविजुअल था, वो एक कंपनी को कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक साल अगर स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2019 और खत्म होता है 31 मार्च 2020। इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ 1/4/2019 उसी दिन ही इंडिविजुअल से कंपनी को कन्वर्ट हो गए होंगे, ऐसा तो नहीं। ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर में वो कभी भी हुए होंगे ना, कभी भी कन्वर्ट हुआ होगा। हाँ सर। तो अब इस केस पे क्या होगा, इंडिविजुअल ना जितना दिन तक, मान लीजिए ये एक पीरियड है जो है 1/12/2019, इसी डेट पे कन्वर्ट हुआ है इंडिविजुअल से कंपनी को। तो यहां से लेकर 1/4 से लेकर जो 1/12 है यहां तक का डिप्रिसिएशन जो है डेज बेसिस पे, नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे, कितना दिन, 1/4/2019 से लेकर 1/12/2019 तक कितना दिन होता है, इतना दिन का डिप्रिसिएशन जो है इंडिविजुअल के हैंड में जाएगा, और बाकी 1/12 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का जो डिप्रिसिएशन है वो कंपनी के हैंड में जाएगा। मतलब कंपनी जो है डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे वो 1/12 से लेकर 31 मार्च और 1 अप्रैल से लेकर 1/12 तक का जो डिप्रिसिएशन है वो इंडिविजुअल जो है क्लेम करेंगे। लेकिन ये डिप्रिसिएशन जो है किस तरह से काम होता है, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये का, मतलब ₹100 करोड़ का रिटन डाउन वैल्यू था, ₹100 करोड़ का रिटन डाउन वैल्यू था, ठीक है ना। हाँ सर। तो अब क्या होगा, ये ₹100 करोड़ का अगर रिटन डाउन वैल्यू था किस डेट पे, 1/4/2019, तो सबसे पहले क्या करना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 15%, तो इसका कितना होता है, 15 करोड़ होता है। तो इसको फिर क्या करना है, डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे। ये होता है पूरा 366 डेज का। सर 365 होता है ना, मैंने बोला नहीं बच्चे, जबकि 31 मार्च 2020 है, ये 366 डेज ही हुआ होगा, कि फरवरी मंथ जो है 2020 का वो 29 तक होता है, ठीक है, लीप ईयर है, तो इसलिए 366 डेज। ये 366 डेज के लिए 15 करोड़ है, तो बाकी जो 1/4/2019 से लेकर 31/12/2019 तक का जितना भी डेज आएगा उतना डे मल्टीप्लाई करके 366 डिवाइड कर देना, और उसके बाद यहाँ जितना डे आएगा इसमें मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा इंडिविजुअल का डिप्रिसिएशन। और बाकी जो रहा 1/12/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का जो भी डेज आएगा इसे मल्टीप्लाई करना है,
जो होगा, मतलब इस रेशियो में आपको क्या करना है, ये जो 15 करोड़ है क्लेम करना है। उसके बाद ये कंपनी का जो रिटन डाउन वैल्यू होगा, फिर देखो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, 19-20 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, 19-20 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। अब फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 जो आएगा ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर आएगा, क्योंकि कंपनी में कन्वर्ट हो चुका है। बात समझ में आई ना? हाँ, तो कंपनी में अगर कन्वर्ट हो चुका है तो यहां पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कौन करेंगे? कंपनी। कितना? कंपनी के लिए रिटन डाउन वैल्यू क्या हो जाएगा? कंपनी के लिए रिटन डाउन वैल्यू होगा 100 करोड़ माइनस 15 करोड़, आएगा कितना? 85 करोड़ जो होता है रिटन डाउन वैल्यू फॉर कंपनी। क्यों ना? अरे भाई 100 रुपया, 100 करोड़ का रिटन डाउन वैल्यू यहाँ पे था, यहाँ टोटल का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? 15 करोड़ ना। तो यहाँ पर जो रिटन डाउन वैल्यू रहेगा कितना रहेगा? वो रहेगा 85 करोड़ रहेगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। सर मैंने बोला जी सर, कंपनी तो इतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा ना, तो डेप्रिसिएशन तो इतना माइनस करना चाहिए। आप क्या टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं 15 करोड़? बच्चे, हम डेप्रिसिएशन पूरा साल का देखते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी थोड़ी पहले था, कंपनी पहले नहीं था, समझ भाई। कंपनी तो अभी हुआ, लेकिन डेप्रिसिएशन तो पूरा चार्ज होगा ना। क्यों सर? ना इंडिविजुअल चार्ज किया थोड़ा, और कंपनी जो इंडिविजुअल जो यूज किया उसी एसेट को 1 अप्रैल से लेकर 2019, 1 अप्रैल से लेकर 1/12 और 1/12 से लेकर 31 मार्च जो है वो कंपनी यूज किया है, मतलब एसेट तो पूरा यूज हुआ है ना, तो डेप्रिसिएशन भी पूरा चार्ज होगा ना। तो डेप्रिसिएशन पूरा कितना होता है? 15 करोड़ होता है, तो माइनस तो 15 करोड़ होगा ना। चलो ठीक है, अब देखो, अब ये सवाल में आ जाओ, पूरा का पूरा इस तरह का सवाल है, देख लेते हैं। सवाल दिखाई देता है? हाँ सर। लो, मिस्टर गोपी कैरिंग ऑन बिजनेस एज सोल, कहाँ गया? एज प्रोपराइटर, बिजनेस कंटिन्यू कर रहा था प्रोपराइटर के हिसाब से। कन्वर्टेड द सेम इनटू लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब लिमिटेड कंपनी बाय नेम गोपी पाइप्स पी लिमिटेड, मतलब लिमिटेड कंपनी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। चलो ठीक है। फ्रॉम 1 जुलाई 2019, अब समझ में आ गई ना। कंपनी में जो कन्वर्ट हुआ 1/7/2019 को कन्वर्ट हुआ है, मतलब जो बाकी रहा 1/4/2019 से और इस डेट तक, तो गोपी सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से क्या कर रहा था? बिजनेस कर रहा था। तो इस डेट से लेकर 1/4/2019 से लेकर 1/7/2019 तक जो है डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेंगे? सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। अब जैसा प्रोसेस आपको बताएगा वैसा ही होगा। द डिटेल्स ऑफ एसेट आर गिवन बिलो, एसेट का डिटेल्स दिया हुआ है। चलो देखो, ब्लॉक 1 में रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रेट जो था 15%। मैंने भी आपको बोला था कुछ जगह पे रेट दे देगा डेप्रिसिएशन का, और कुछ जगह पे अगर नहीं दिया है तो आपको एसेट का कैरेक्टर देखना है। अगर नॉर्मल जनरल एसेट है, जनरल प्लांट एंड मशीनरी है, कुछ ऐसा नहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी लिखा है तो 15%, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखा है तो 40%, अगर एनुअल पब्लिकेशन ऑफ बुक्स लिखा है तो 40%, आपको पता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये 12 लाख रिटन डाउन वैल्यू है। फिर उसका ब्लॉक 2 का जो रिटन डाउन वैल्यू है बिल्डिंग का, उसका कितना है? 10% ऑन 1 अप्रैल 2019, 25 लाख। उसके बाद आगे क्या? ये दोनों रिटन डाउन वैल्यू हैं। ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होता है 10%, इसका मतलब ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए बिल्डिंग जो है यूज हो रहा था, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होता तो 5% होता ना, ठीक है। द कंपनी गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी, गोपी न, गोपी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब जब कंपनी में कन्वर्ट हुआ उसके बाद, मतलब गोपी, मिस्टर गोपी नहीं, यहाँ गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर किया, इसका मतलब कंपनी ने एक्वायर किया आफ्टर, मतलब कन्वर्टिंग इनटू कंपनी। कंपनी गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी इन दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 में क्या हुआ है? 10 लाख रुपया का क्या खरीदा? प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। इट हैज बीन डूइंग द बिजनेस फ्रॉम 1/7/2019, मतलब गोपी जो है ये इस पॉइंट का मतलब ये होता है, गोपी ने जब बिजनेस को कन्वर्ट किया कंपनी में, गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, कब कन्वर्ट किया? 1/7/2019 को कन्वर्ट किया। उसी दिन से, देखो ये भी वही डेट है, सेम डेट है कि नहीं है? हाँ है, सेम डेट।
1/7/2019। उसी डेट पे ही गोपी ने क्या किया, गोपी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया और गोपी प्राइवेट लिमिटेड जो बिजनेस शुरू कर दिया उसी डेट से 1/7/2019 से ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो क्या बोलता है, कंप्यूट दी क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड बाय मिस्टर गोपी। मिस्टर गोपी कितना क्लेम करेगा डेप्रिसिएशन, एंड सक्सेसर गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर। मतलब सक्सेसर मतलब गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड कितना क्लेम करेगा, मिस्टर गोपी कितना और गोपी पाइप प्राइवेट लिमिटेड कितना क्वांटम का मतलब कितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन जो है क्लेम करेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। एज्यूम दैट प्लांट एंड मशीनरी वेर परचेस्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पेड चेक। ये बात मैंने ऑलरेडी पहले से बोल रखा है, अकाउंट पेड चेक का बात क्यों लिखता है। अब यहाँ पे लिखा इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है, जबकि प्लांट एंड मशीनरी किस पर्पज के लिए खरीदा गया, किस पर्पज, कौन सा बिजनेस है, ये तो दिया नहीं ना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता या मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए खरीदा गया होता तो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करते। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया क्या बिजनेस है, गोपी मिस्टर गोपी का क्या बिजनेस था या कन्वर्ट होने के बाद गोपी प्राइवेट लिमिटेड का क्या बिजनेस था, ये तो कुछ भी दिया नहीं। हम अजम्पशन भी ले सकते हैं बच्चे। इट इज एज्यूम दैट कि बिजनेस जो है मतलब बिजनेस एसेट हैज बीन परचेज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस एंड गोपीज पाइप प्राइवेट लिमिटेड, गोपीज क्या कहा गया यहाँ पर, गोपीज पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड इज डूइंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये हम अजम्पशन लेके कर सकते हैं, लेकिन सवाल में जबकि दे दिया इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन तो हमारा अजम्पशन सब बेकार हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अजम्पशन नहीं ले सकते। तो आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है बच्चे, आपको नंबर ऑफ डेज देखना है। ठीक है, अब इसका आंसर ही बता देता हूँ। चलो यहाँ पर आ जाइए, देखिए तो ये रहा। पहले क्या करना है आपको, टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना है। ओपनिंग रिटर्न ऑन प्लांट एंड मशीनरी का 15% कितना होता है, ये 12 लाख। और उसके बाद बिल्डिंग का जो है वैल्यू कितना है बच्चे, 25 लाख। तो इसका डेप्रिसिएशन क्या है, 12 लाख के ऊपर 15% जो होता है कितना, 1,80,000 और 25 लाख के ऊपर 10% जो होता है 2,50,000। इसने टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन जो है इसने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। ये टोटल डेप्रिसिएशन रहा कितना, 4,30,000। ये 4,30,000 को डिवाइड करना है बच्चे। ये 4,30,000 जो है बच्चे, इसी चीज को 4,30,000 जो है टोटल डेप्रिसिएशन, इसको डिवाइड करना है किसका, मिस्टर गोपी जो है वो कितना क्लेम करेगा और उसके बाद में गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कितना यूज करेगा। इससे पहले हमें यह देखना होगा कि एक साथ कौन सा क्या देखना होगा, 1/4 बता देता हूं, 1/4/2019 से लेकर 1/4/2019 से लेकर कन्वर्ट कब किया बच्चे, 1/7/2019 में कन्वर्ट किया है। तो इससे पहले वाला डेट कौन सा आता है, 30/6/2019। यहां तक कितना दिन होता है, फिर 1/7/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक ये कितना दिन होता है। तो बच्चे ये 91 होता है। आंसर में दिया हुआ है 91, इसलिए मैंने ले लिया 91। और बच्चे ये होता है 275। ठीक है, हाँ सर। चलिए अब देखो क्या हुआ, अब ये हुआ 275। देखो टोटल मिलकर कितना होता होगा, 366 डेज ही होता होगा। अब डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करना है बच्चे, इसका जो 4,30,000 आया, 4,30,000 डिवाइडेड बाय 366 इंटू 91, इसका क्या करना है, 4,30,000 डिवाइडेड बाय 366 इंटू 2,75। जो भी आएगा ये होता है मिस्टर गोपी का डेप्रिसिएशन, ये होता है किसका, गोपीज पाइप प्राइवेट लिमिटेड का डेप्रिसिएशन। ठीक है, हाँ सर ठीक है। लेकिन गोपीज पाइप प्राइवेट लिमिटेड में और एक डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया जाएगा, और एक डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया जाएगा। कैसे सर, कैसे, क्योंकि गोपी जो है गोपीज पाइप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होने के बाद वो एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, जबकि दिसंबर 2019 में खरीदा था 10 लाख का। तो ये होता है, इसका मतलब 1,80,000 दिन से कम यूज किया है एसेट, कौन, गोपी जो है।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, 10 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। कितना, 15%। नॉर्मल रेट जो है, यहाँ पे रेट नहीं दिया था, नॉर्मल रेट, तो कितना हो जाएगा, हाफ डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। कितना, 75,000। गोपी का अगर देखा जाएगा टोटल डिप्रिसिएशन कितना बच्चे, यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन आएगा इसका कैलकुलेशन से, और प्लस यहाँ पे ये जो 75,000 आया, ये होगा टोटल डिप्रिसिएशन किसका, गोपी का। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो अब रिटन डाउन वैल्यू का जो बात है, रिटन डाउन वैल्यू फिर क्या होगा अगर देखा जाए, क्योंकि अभी कंपनी जो मतलब कंटिन्यू करेगी गोपी का, गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इसके लिए फिर रिटन डाउन वैल्यू क्या रहेगा, इसके लिए रिटन डाउन वैल्यू क्या रहेगा, टोटल डिप्रिसिएशन माइनस करना है 4,30,000। देखिए प्लांट एंड मशीनरी है वो कितना था, 12 लाख, तो आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना है किसका, प्लांट एंड मशीनरी का, 1,80,000 टोटल डिप्रिसिएशन। ऐसा नहीं कि जितना गोपीज पाइप प्राइवेट लिमिटेड का डिप्रिसिएशन उतना माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है, टोटल डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा। फिर उसके बाद बिल्डिंग का कितना बच्चे था, 25 लाख था। ठीक है, यहाँ पे 2,50,000, 10% जो डिप्रिसिएशन माइनस करना जो आएगा। फिर बच्चे एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था 10 लाख का, कौन, गोपी अकेला, उसका बच्चे 75,000 हमने डिप्रिसिएशन यहाँ भी कैलकुलेट किया था, वो माइनस करना, जो भी आएगा ये रहेगा रिटन डाउन वैल्यू किसका, गोपीज पाइप प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ये था डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, डिप्रिसिएशन का बात। फिर और भी कुछ सवाल दिया है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब हम 2 बात जो है रहेगा डिप्रिसिएशन से रिलेटेड, और 2 बात रहा हमको पढ़ना है। तो 2 बात क्या रहा, जो हम एसेट खरीदते हैं ना, एसेट जो खरीदते हैं इसका कॉस्ट में क्या क्या आएगा। ठीक है, कौन कौन सा कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाएगा। जैसे कि एसेट जब खरीदे, सप्लायर को कुछ पेमेंट किए, उसके बाद फ्रेट दिए, उसके बाद और भी कितना सारा ड्यूटी दिए, मतलब टैक्सेस ड्यूटीज दिए। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए हम कोई एसेट खरीदे, गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिला, उसका क्या होगा। तो हमें एक्चुअल कॉस्ट किसे बोलना है ये देखना है, एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या आएगा। ठीक, उसके बाद और ये कॉन्सेप्ट रह गया आपका एसेट का कॉस्ट क्या माना जाएगा, और एक कॉन्सेप्ट रहा जो रिटन डाउन वैल्यू है वो क्या होगा। तो हमें ये और एक चीज देखना है कि रिटन डाउन वैल्यू जो होता है, रिटन डाउन वैल्यू ये कब क्या माना जाएगा, रिटन डाउन वैल्यू जो है कब और क्या माना जाएगा। सर मतलब मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये सब्सिडायरी कंपनी है। अगर इसका कोई होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर की, यानी तो होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडायरी को की तो क्या होगा, समझ में। इस तरह का मैं एक एग्जांपल दे, इस तरह का बहुत सारी बातें हैं। तो हमें ये 2 कॉन्सेप्ट देखना है, एसेट का कॉस्ट क्या माना जाएगा और रिटन डाउन वैल्यू कब क्या माना जाएगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिर से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।